तो हम लोग अभी पिछले एक पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग 155 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 156 क्वेश्चन से और वहां से हम लोग आगे की सफर तय करेंगे। ठीक है। आप अगर लगातार दूसरी वीडियो आप देख रहे होंगे, अब ये जो हमारे पास पार्ट है वो पार्ट नंबर जो है वो अब सेकेंड पार्ट शुरू हो गया। ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो हमने पहले ही कहा था कि अगर इसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में अगर आपको कुछ मतलब कि आप अगर सेकंड पार्ट डायरेक्ट देख रहे होंगे तो आप जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट भी नीचे लिंक दिया गया रहेगा, आप नीचे लिंक पे जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 156 में। कहा कि द रिएक्शन, अब इसमें सबसे बड़ा चीज आपको एक दो चीज कंसेप्ट याद रखना होगा। तो अगर हमारे पास अगर सेम डोपिंग अगर मिल रहा है तो सेम डोपिंग के कंसेप्ट में आपको एक चीज आप याद ना हो तो आप उसको लिख लीजिएगा और नहीं तो उसको आप याद रखिएगा। याद क्या रखना है कि जो भी हमारे पास रेसिस्टेंस मिलते हैं आप इसको याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर में जो बेस होते हैं, ध्यान रखेंगे ट्रांजिस्टर में जो बेस होते हैं, बेस के जो रीजन होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में बेस के रीजन जो होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं। ठीक है। पर आमीटर में जो होता है उसमें आमीटर जो होता है वह हेवी बेस्ड होता है। ध्यान रखिएगा, हेवी बेस्ड मतलब उसमें ट्रांजिस्टर जो होता है वह हेवी डोप्ड होता है। ऐसे याद रखिए कि ट्रांजिस्टर में बेस जो होता है, ट्रांजिस्टर में बेस रीजन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरी लाइन याद रखना है, उसमें आमीटर जो होता है वह हेवी डोप्ड होता है। ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम वही चीज करें और उसमें क्या कहते हैं, तो इसमें आप एक चीज को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा चीज याद रखना है कि जो बेस होता है वह जो काफी मतलब कि थीन होता है। ध्यान रखिएगा, काफी थीन होता है और ऐसी स्थिति में जो होता है उसकी मॉडरेट होता है और कंडक्ट जो कलेक्टर होता है वह मॉडरेट रूप से डिवाइड होता है। तो इसको अब बिल्कुल लाइटली, या उसमें आप इसी कहे ना कि बेस जो रीजन होता है मस्ट बी वेरी थिन और लाइटली डोप्ड। ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला आप कंसेप्ट को याद रखो कि इस कंडीशन में जो हमारे पास जो भी ट्रांजिस्टर होगा उसमें बेस जो होगा, आमीटर जो होगा वह हेवी डोप्ड होगा। हाँ, आमीटर हेवी डोप्ड होगा। ठीक है। जबकि बेस जो होता है वह लाइटली डोप्ड होता है और वेरी थिन होता है। तो क्या है, वेरी थिन और लाइट डोप्ड, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है। तो आप इसका कंसेप्ट याद रखना कि इसमें कौन कौन से एमीटर में यानी जो भी ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पाया जाता है। दूसरा चीज, एमीटर जो होता है वह हेवी डोप्ड होता है और बेस जो होता है वेरी लाइट डोप्ड होता है और वेरी थिन होता है। ठीक है। ये इस पे कहानी है। अब इसके बाद दिया गया है कि द लाइट फ्रीक्वेंसी इज 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंस्टेंट द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, what will be the photoelectric current in the frequency is half। ध्यान रखेंगे, आधा कर दिया गया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया। अब एक चीज को हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी कहानी में अगर हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर दिया गया है, ठीक है, जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया गया है और उसमें अगर उसकी वैल्यू जब भी अगर 1.5 से कम होगा तो ऐसी स्थिति में कभी भी जो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब भी इससे कम होगा तो करंट के ट्रांसमिशन होने की मतलब कि जो भी हमारे पास है, अरे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.5 से अगर कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी फ्रीक्वेंसी इमिट नहीं होगा। ठीक है। जब से 1.5 से जैसे ही कम होगा फ्रीक्वेंसी इमिट नहीं होगा, तो मतलब ऐसे कंडीशन में जो उसकी इंटेंसिटी यानी कि जब फ्रीक्वेंसी जब हाफ कर दिया गया तो अब उसमें पूछा गया ना कि क्या होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इमिट ही नहीं होगा। अब 1.5 से जब थ्रेशोल्ड से कम कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी इमिट नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये डबल 4 टाइम 1 टाइम 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द यूरेनियम आइसोटोप, ये बायो का टिपिकल क्वेश्चन है। यहां बायो वाले जो बच्चे होते हैं जब हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ते हैं, खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहां भी इस चीज को सीखते हैं और नहीं तो जहां पर हम लोग डी ब्लॉक पढ़ते हैं वहां भी पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक एलिमेंट है यूरेनियम 92, यूरेनियम 92 और साथ में क्या है 235। कह रहा है कि जब ये डिप्लेट हो रहा है तो उसमें एक टूट रहा है आपका क्रिप्टन 36 और साथ में एटॉमिक नंबर 89 और उसके साथ में जो बमबारी होने पर न्यूट्रॉन निकल रहा है 3 की संख्या में न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो ध्यान रखेंगे 3 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन bombarded with a neutron
तो अब बताइए, एंड थ्री थ्री न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो अब बताइए, नीचे दिया गया 36। अब देखो यहां पर जो संख्या होता है वो प्रोटॉन, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक, अब ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब जरा बताओ, अगर मान लो कि यहां पे अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, कितना मास दिया गया, 235 दिया गया। अब सोचो, अब आपको कुछ नहीं याद हो तो आप इतना याद रखना कि यूरेनियम जब भी ब्रेक होता है तो क्रिप्टन और बोरॉन में टूटता है। ठीक है, तो क्रिप्टन और बोरॉन टूटता है। अब ऑप्शन देखो, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, बोरॉन है, जार्कोनियम है, क्रिप्टन है। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, उसमें सीधी सी कंसेप्ट होती है कि जब भी यूरेनियम टूटता है तो क्रिप्टन और बोरॉन में टूटता है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या आ गया, एक बोरॉन आ गया, और इसका कितना एटॉमिक नंबर 56, और क्या करते हैं, और उसके साथ में 144। अगर मान लो कहीं से अगर दिक्कत हो जाए कि हमें दिक्कत हो जाए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफाई करने का भी थोड़ा सिंपल तरीका होता है कि आप क्या करो कि इनके कॉम्प्लेक्स को देख लो, और कॉम्प्लेक्स के देखने के बाद से क्या करो कि इनके एटॉमिक नंबर को देख लो, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ भी आपस में क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके 159 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ द डीएनए इज कितना 10⁻⁻20 जूल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ये भी कोई क्वेश्चन है, आपको इसको एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल तरीका है, जो भी एनर्जी दिया गया उसे क्या करो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। इसे क्या करना होगा 10⁻⁻20 को 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना 90 जूल को कन्वर्ट कर दो, आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो वैल्यू आएगा वो इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। सॉल्व कर लो, इतना कर ही सकते हो। तब इसको करोगे, ध्यान रखना, बड़ी बारीकी से ध्यान रखना है कि इसमें डेसिमल वाला बड़ा अंतर आता है। ठीक है, इसे सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा डाटा आएगा वो आ जाए कितना 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। कहा ये क्वेश्चन तो आप मतलब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब आप पढ़ा तैयारी करना शुरू करते हो उसमें बड़ी 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 पुलियां लगाई जाती है, उसमें स्ट्रिंग लगाया जाता है। लेकिन इसमें सीधा कह रहा है कि दो ब्लॉक है, 4 केजी का और एक 6 केजी का। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, पासेस थ्रू द पुल्ली के साथ पास कराया गया है, फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब अब ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व करते तो हमें नहीं लगता है कि आप कोई और सॉल्व कर पाएंगे। आप इसका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे कितना 4G, ऊपर टेंशन कितना T, जो कि टेंशन स्ट्रिंग जो है क्या है आपका, या ऐसी स्थिति में हमारे पास मास इसमें कोई ज्यादा उसमें फ्रिक्शनलेस कहा गया है। दूसरे का एफबीडी बनाओगे तो कितना आएगा 6G और नीचे आएगा T। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से, ये आएगा नीचे, क्योंकि मास इसका क्या है ज्यादा है। अब जरा इसका, जब आप इसका वो बना इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा, यह हमारा 4G है और ये T है, ये ऊपर जा रहा है तो बड़ा वैल्यू क्या है T, तो T माइनस 4G इक्वल टू कितना 4A होगा, और ये नीचे आ रहा है तो 6G माइनस T इक्वल टू कितना 6A, T से T कैंसिल, ये कितना आ गया 2G इक्वल टू 10A आएगा। अब जरा बताओ यहां से A आ गया, अब जरा अब यहां समझाओ हमको कि A इक्वल टू कितना आ जाएगा, या अगर यहां से हमको G निकालना हो या A निकालना हो तो कितना निकल कर आएगा, A इक्वल टू आ गया 2G अपॉन 10, यहां से कटेगा तो कितना आ गया G/5, है कोई ऑप्शन G/5? अरे अब इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं करोगे तो हमें नहीं लगता कि कुछ करोगे। ठीक है, करेंगे वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन A हैविंग द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट ऑफ द लेंथ वेरीज द चेंज टू L1। ठीक है, चेंज करता है L1 से, ध्यान रहे लेंथ L है, L से किस में चेंज हो रहा है L1 में। When the mass of the S suspended from the free end, the expansion of the Young modulus। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम यहां से अगर हम स्पेस बना ले थोड़ा सा, तब इसको हम सॉल्व करते हैं आराम से। अब देखो जो हमारे पास, चूंकि अब इसके लिए आप यंग मॉड्यूलस का थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना होगा। देखो नीट के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला पे बैठे रहते हैं।
ठीक है। चेंज जो होता है उससे हम लोग कहते हैं, अगर इसमें डेल्टा एल निकालें तो डेल्टा एल कितना आएगा, जो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना L1 से लेकर कितना L1, L1 जो है शुरू के L है और बाद में कितना हो रहा है L1 है, तो L1 माइनस क्या L, तो यहां से चेंज जो आ गया कितना mg, जो मास इनटू ग्रेविटी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना L अपॉन में क्या फाइनल L1 माइनस L। ठीक है, ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, यंग मॉडुलस के बराबर होगा। अब इसको देख लो, जो आपको अब एरिया हमारे पास जितना दिया गया उसकी वैल्यू रख दो, उसके बाद ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई, mg अपॉन ए है, कुछ वैल्यू आपको कुछ करना ही नहीं है, ये कहां आएगा नीचे आएगा, तो mg अपॉन ए L1 माइनस L। कोई ऑप्शन है क्या, देखो तो ये आपके पास क्या मिल गया, यंग मॉडुलस मिल गया, कोई है देखो तो, mg उसके बाद कितना मिल गया mg अपॉन में mg L और L माइनस L, तो ये हमारे पास मिल गया mg L L माइनस 1, mg L एरिया जो हमारे पास L, सॉरी mg L अपॉन L, यहां से क्या हो गया चेंज इन एरिया L बाई L, तो यहां से क्या हो गया ये mg L अपॉन a L माइनस L, यानी कि कहां गया ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ना, हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद 162 तो भैया क्वेश्चन आप तो इसको तो फॉर्मूला रट ही जाओ, कहा जाता है ना कि एवरेज थर्मल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, हमेशा जब हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस होता है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए थर्मल एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो 1 बाई एवरेज थर्मल एनर्जी होती है 1/2 केवीटी। इसको तो हम लोग पूरा एक चार्ट बना के देते हैं, किसका मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है, तो इसके आप तो चार्ट ही याद रखो और चार्ट से एक क्वेश्चन हमेशा पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन मिल गया 163, 164, 165, 166। पहले आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख लो। ठीक है, हम तो कहेंगे कि जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठो तो आप पेपर या तो डाउनलोड कर लो और नहीं तो आप पेपर को क्या कर लो, लिख लिया करो। ठीक है, पेपर डाउनलोड करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि आंसर उधर उधर मिल भी जाता है। अब हर किसी का आंसर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से अच्छा ही आंसर दें। ठीक है, कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन। ये देखो ग्राफ जो है, एक तरफ आपको रेसिस्टिविटी और दूसरी तरफ टेम्परेचर लेना है, किसके लिए, कॉपर के लिए। ये एनसीईआरटी का प्योर परफेक्ट डायग्राम उठा के डाल दिया गया है। ठीक है, अब जब वहां देखोगे तो आपको मिलेगा, आपका इसमें हम आपको डायरेक्ट आंसर देते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कलर कोड, ये कलर कोड हर साल क्वेश्चन कलर कोड से आता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले दिया गया येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, आपको पता है कि येलो के लिए होता है वो 4, येलो के लिए क्या होता है, येलो के लिए होता है 4। फिर उसके बाद जो हमारे पास वायलेट होता है, वायलेट के लिए जो होता है, सॉरी येलो के लिए होता है 4, वायलेट के लिए जो होता है वो 7, और उसके बाद जो ब्राउन होता है, तीसरा क्या है, ब्राउन है, उसके लिए होता है 1, और गोल्ड के लिए होता है वो कितना, 5%। अब मैच करा लो, कैसे लिखते हैं, शुरू के जो दो डिजिट होते हैं उनको तो हम आसानी से लिखते हैं नॉर्मल डिजिट में, और जो थर्ड जो होता है उसके हम लोग 10 के पावर में लिखते हैं। तो 10 के पावर कितना, ब्राउन है तो 1। ठीक है, थर्ड जो हो गया, पहला दूसरा जो होता है वो डिजिट में लिखते हैं, तीसरा जो होता है वो किसको पावर में लेके जाते हैं, और साथ में उसके परसेंटाइल यानी कि जो हमारे पास रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग, यानी कि जो हमारे पास टॉलरेंस होता है उसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। मैच करा लो, जो आपको मिल जाए 5, कितना हो गया 470 और 5%। कोई ऑप्शन है 470 5%, यस। ठीक है, चौथे कह रहे हैं कि यंग मॉडुलस स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स हाफ, सेपरेशन कितना कर दिया गया, आधा कर दिया गया। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल देन द फिल्म विल बिकम। आप देखो इसमें क्या करना है, कहा कि आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको छोटा सा फॉर्मूला अगर हम आपको समझाएं तो आपको पता है ना कि ओमेगा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अब कहा गया कि ड्रिफ्ट को दुगुना क्या किया गया है, अब जा देखो यहां पे क्रोनिक स्क्रीन के डिस्टेंस को दोगुना किया गया है, और किसको यहां पे दिया गया है कि द सेपरेशन को स्मॉल डी को आधा किया गया है, और
स्क्रीन हाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द क्रोनिक सोर्स इज डबल, यानी कि अब देखो ये ओमेगा हो गया और ओमेगा डैश क्या होगा 2d ओमेगा अपॉन डी बाई 2। थोड़ा बड़ा लिख दें, रुक जा, हम ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा होता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब कह रहा है कि जो स्क्रीन की लंबाई स्क्रीन है उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि सेपरेशन को आधा किया गया है, मतलब कि d को d बाई 2 कर दिया गया, d को d बाई 2 कर दिया गया और इसे कितना कर दिया गया 2d, यानी कि इस एक को डबल कर दिया गया स्क्रीन का और सेपरेशन कर दिया 2d कर दिया गया, यानी कि यहां से ओमेगा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 4d लैम्डा अपॉन कितना d। अब देखो ये 4d किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा डैश इक्वल टू 4 क्या 4 ओमेगा, कितने गुना दिख रहा है 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर मीडियम है 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आप उसकी बात हमारे पास माइक्रोफैराड यानी कि सी डैश जो होता है वह के इंटू सी, के जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, छोड़ दीजिए अभी इसके बारे में, ठीक है। जो कैपेसिटेंस हमारे पास के को भी छोड़ दो, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को छोड़ दोगे, सी डैश की वैल्यू हमारे पास दिया गया है और सी की वैल्यू दिया गया है। कहा कि यहां से कितने मिल गए हमारे पास कि आज जरा गौर से समझो, कहा कि कैपेसिटर एयर मीडियम तो 6 माइक्रोफैराड विद द इंट्रोड्यूस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस ऑफ 30 माइक्रोफैराड। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वैल्यू हमको पता नहीं है, सी डैश कितना 30, के का निकालना है, हमारे पास कितना आ गया 6, तो यहां से के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 5। और जैसे ही हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आता है तो ई क्या होता है हमारे पास, जो परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी जो होता है वो किसके बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंटू जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक यहां पर एक कांस्टेंट क्या करते हैं आपका ई नॉट एप्सिलॉन के नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना 5, इसकी वैल्यू रख दो यहां पर कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आ जाएगा 8 × 25 के 5 हासिल 2, 8 × 40 2 42 और 8 × 40 4 44, 44.25 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब न्यूटन इनवर्स मीटर। अब इसको क्या करो राउंड अप कर लो, ठीक है। और राउंड अप करने के बाद तुम्हारा देखो 44 है, 44 में कोई दिख रहा है, यहाँ एक 44 10 टू द पावर -13 है और यहाँ पे एक -12 है। अब जरा गौर से समझो, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 अंक के बाद डिजिट रखा दो, तो यहां से जो डाटा हमारे पास मिल जाता है वह 8.85, ये आ गया 5, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये करीब करीब जो आता है डाटा वह ये 8 × 40, यहां से ये डाटा मिल गया। अब इसको ये करीब करीब जो आंसर आ गया कितने के बराबर आ गया 0.45 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो यहां से जब 10 टू द पावर -12 है, अब इसको क्या करोगे जब राउंड अप करोगे, जब और आगे खींचोगे तो कितना आ जाएगा 0.44 इंटू 10 टू द पावर कितना -10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखो ये पहला 0.44 -13 है और यहां पे कितना है -10 है, तो ये कितना हो गया -10, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो तो याद रखना ऑप्शन 0.44 10 टू द पावर -10 सॉल्व करना, बस इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो इसको बना लो। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग के पास है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस जो हमारे पास होता है वो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, हम नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स का क्या होता है मीटर पर एफ इक्वल टू क्या एम है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से होता है एम LT -2 और एरिया क्या होता है L2, ये ऊपर जाएगा तो 2 जाएगा तो -1, यानी कि ML -1 T -2। कोई है ऑप्शन मिला लो, ML -1 T -2 चौथा नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत
अब इसके बाद कह रहा है कि एज्यूम द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम द स्टार। ठीक है, तो कहा कि स्टार से आ रहा है, लाइट का वेवलेंथ दिया गया है 600 नैनोमीटर। द लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि ये माइक क्या कहते हैं, उस ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट ऑफ द डायमीटर इज 2 मीटर। तो आपको रिजोल्यूशन निकालना है। रिजोल्यूशन निकालने का आपका एक फॉर्मूला बताया जाता है कि आर एल रिजोल्यूशन इज इक्वल टू रिजोल्यूशन एंगल, जिसको हम लोग आर एल बोलते हैं, आर एल इज इक्वल टू क्या होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अब रख दो सारी वैल्यू हमारे पास। डी मतलब है डिस्टेंस, जो हमारे पास डायमीटर दिया गया है डी 2 मीटर, लिमिट कितना दिया गया है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 600 नैनोमीटर, तो 1.22 600 नैनोमीटर है, उसको कन्वर्ट करो किस में, मीटर में, तो कितना होगा 10 टू द पावर -9 अपॉन में डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर। सॉल्व कर लो, सब कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आने के करीब करीब आपका जो वैल्यू आपका आएगा वह करीब करीब कितना आ जाएगा। वहां से इसको कट करो, कट करने के बाद आप इसे लिखोगे कितना 1.22 इंटू 6 अपॉन में कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यहां तो 2 जीरो खत्म हो गया, यहां से आ गया 3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी वाह, तो 6.3 पॉइंट कितना हो गया 3 1 जा 3 और 22 66 गुणे 10 टू द पावर -7 है कोई डाटा, पहला ऑप्शन। ठीक है, बस देखो एक एक लाइन का सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि द सीरीज ऑफ द एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू द एसी वोल्ट सोर्स व्हेन एल इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। ठीक है, इट इनिशिएटेड सी रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस अगेन π/3। मतलब कि दोनों तरफ से जब हमारे पास जब कनेक्टेड होगा, जब दोनों तरफ से हमारे पास एक्सल और एक्सी जो क्या होगा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कितना है π/3, उधर भी π/3 आपस में क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होगा तो क्या मिलेगा cos फाई इज इक्वल टू क्या, कितना हमारे पास एंगल मिल रहा है cos फाई इज इक्वल टू, रिमूव होगा तो cos कितना 0। अब ये बताओ cos फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये जो फाई हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, तो cos फाई इज इक्वल टू 0, तो ये बताओ फाई इज इक्वल टू, यानी cos फाई इज इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां से फाई या कह सकते हो फाई इज इक्वल टू कितना 1, तो पावर रेसिस्टिविटी पावर की कोई वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द मोमेंट इज इक्वल टू 10 टू द कितना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास दिया गया है कितना 1.16 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू L, डाइपोल मोमेंट जो होता है Q इंटू L के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा देखो कह रहा है कि यहां से हमारे पास से कहा कि अगर रेसिस्टिव हमारे पास चार्ज है, ये -Q चार्ज है और ये +Q, मान लो कि -+Q है, यहां पे एक डाइपोल मोमेंट अगर P है, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा ले ले, इसके बीच का रेडियस हमारे पास r हो, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकलेगा, ये p cos थीटा होगा, यहां से p है तो ये p cos थीटा और ऊपर होगा तो क्या होगा ये p sin थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये रिजल्टेंट डाटा कितना हो जाएगा p cos थीटा अपॉन में कितना r², रख दो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑलरेडी आपके पास वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, बाकी डाटा को आप रख दो P और कितना P cos थीटा और अपन कितना r², इसकी वैल्यू रखो, r डिस्टेंस हमारे पास देखो डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू दिया गया है 16 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, और उसके बाद से ध्यान रखना इस सेंटीमीटर दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस सेंटीमीटर में है, ये कुलम या कितना डाइपोल मोमेंट दिया कुलम मीटर में दिया, तो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट रख दो। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमारे में देखो थीटा की वैल्यू कितना दिया गया cos 60 की वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर आप cos 60 का मान रखो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी दिया गया है, देखो तो डाइपोल मोमेंट हैविंग द 160 द शॉर्ट डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द डिस्टेंस कितना दिया गया 0.6 मीटर का स्क्वायर। अब इसके डाटा को रख दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू करीब करीब आएगी 200 वोल्ट।
तो बस केवल आपको फॉर्मूला सेट करना है, फॉर्मूला सेट करोगे फट से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको बना लो। चलिए, क्वेश्चन चूंकि काफी बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा लिख दिए हैं, स्पेस कम है, पर आपको ये दिख रहा होगा, यहां पे हम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि आयरन रॉड ऑफ द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ 590, सस्पेक्टेबिलिटी जो कि म्यूआर होता है वो होता है 1 प्लस सस्पेक्टेबिलिटी यानी कि एक्स, जिसे हम लोग काई कहते हैं। तो कितना 1 प्लस 599 यानी कितना हो गया 600, इसका म्यू आ गया। ठीक है, सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटाइज फील्ड ऑफ द वन, कितना दिया गया 1200 यानी कि 1200 एम्पियर पर मीटर। अब इसके बाद सीधा क्या लिखो कि म्यू इजकल टू होता है म्यू इजकल टू म्यू आर इंटू कितना म्यू नॉट। ठीक है, अब देखो हमारे पास म्यू आर कितना दे दिया 600 और म्यू नॉट कितना दिया गया हमारे पास, अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट की वैल्यू गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये दे दिया गया। अब इसके बाद क्या करो, अब इसको क्या करो सॉल्व कर दो। अब कहोगे कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, अरे तो खाली फालतू दिया हुआ है, आपको जब फ्लेक्सिबिलिटी ही निकालनी है, ज्यादा काम तो करना है, परमिटिबिलिटी निकालना है। परमिटिबिलिटी म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर हम निकाल चुके हैं 600, अब म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4.82 दिया गया है, इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 0 गया तो 10 टू द पावर घटेगा तो -5 हो गया, तो 6 चौका 24 गुणे 10 के पावर कितना -5। ठीक है, इसे और आगे घसकाओगे तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4, कोई ऑप्शन है 10 टू 2.4 10 टू पावर -4। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आपका दिया गया है, इसे काई हम इसको बोलते हैं, एक्स काई है, काई की वैल्यू दिया गया है कितना 599, जोड़ दिया 600 हो गया, म्यू आर निकल गया 600, म्यू आर म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर की वैल्यू 600, म्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है हेल्प हिंट के रूप में, आप वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 2.4 पाई छूट रहेगा, यहां पाई छोड़ रहे हैं पाई, तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 गया तो 10 टू द पावर -5 और 6 चौका 24 24 को 10 के पावर -5, और जब 24 से पाई गुणे 10 के पावर -5 इसको डेसिमल को और लेके जाओगे तो 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। यूनिट जो है सेम यूनिट यहां पर टेस्ला एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या आपको लफड़ा है, कुछ लफड़ा है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो हम आसानी से निकाल लिए, एक क्वेश्चन नंबर 171। आप पूरे क्वेश्चन लगाए होगे, देखोगे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, कराए कि लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ द 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स carried a current is 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो B इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, B इक्वल टू म्यू नॉट बी कहते हैं आई। ठीक है, अब यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन का पार्ट में, आप देखेंगे कि यहां पर भी म्यू नॉट की वैल्यू जो है वह फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट में दिया हुआ है कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है। अब देखो यहां पर n इंटू आई, ठीक है, तो यहां पर कितना टर्न दिया गया है, तो नंबर ऑफ टर्न, द लॉन्ग सिलेंडर ऑफ द 50 सेंटीमीटर हैविंग द 100 टर्न, ठीक है, कैरी अ करंट ऑफ द 2.5 एम्पियर। ठीक, अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न दिया गया है, करंट एंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, जब यहां पर लेंथ दिया गया है 50 सेंटीमीटर और स्टॉर्म कितना गया 100 टर्न है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप राउंड अप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आप रखोगे कितना यहां पे, और उसके बाद करंट की वैल्यू कितना दिया गया 2.5 एम्पियर। ठीक, तो 50 सेंटीमीटर सोलेनोइड का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, टर्न कितना है 100, तो एक आप पूरा टर्न निकालोगे तो पूरा डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस निकालने के बाद इसमें नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू रखो और फिर करंट की वैल्यू रखो 2.5 एम्पियर, सॉल्व करो, फट से आपको क्या करेगा आंसर आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर यहां पर क्या होगी 200 और करंट कितना हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई करोगे, यहां 4 पाई का मान रखोगे 3.14 10 टू द पावर -7
और कितना 200 इंटू 2.5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि चार्ज पार्टिकल्स है और ये चार्ज पार्टिकल्स हैविंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 7.5 इन 10⁻⁴। अब देखो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमारे पास क्वेश्चन में दे चुका है। ठीक है, अब इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है तो आपको पता है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास दिया गया था तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास दिया गया था तो म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है 7.4 10⁻⁴। चलो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया कितना गया? 7.5 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यूनिट तो सही है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना? 3.3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या चाहिए? अब देखो यहां पर यूनिट जो मिला है वह है मीटर सेकेंड इनवर्स और नीचे क्या है? यूनिट क्या है आपका? वोल्ट मीटर इनवर्स। ये जाएगा ऊपर तो मीटर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा इसका? जो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 25 × 75। आप इसको सॉल्व करो 7.5 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर आएगा 10⁻⁻10/3। ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर v-1 सेकंड -1 25 × 75 तो 2.5 10⁻, ये माइनस ऊपर गया तो प्लस कितना हो जाएगा? ये 10⁻6 2.5 10⁻6 मीटर इनवर्स v-1 सेकंड -1। कौन सी यूनिट है? सेकंड। ठीक है, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? चलो इसको पहले हम मिटा देते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड फॉर राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई 4r यानी r1 एंड r2। r1 जो है r2 से 1.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब देखो तो यहां से Q इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ms डेल्टा Q। ठीक है, अब देखो यहां से Q1 निकालोगे तो m की वैल्यू हमारे पास दिया गया है, क्या होता है? स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू, ये ना फॉर्मूला होता है। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा? ms, मास को लेके चलोगे क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा है तो 4/3 पाई r1 क्या Q और डेल्टा Q में कोई दिक्कत नहीं है और Q2 क्या 4/3 पाई r2 का Q डेल्टा Q। अब देखो यहां से जब आप Q1 अपॉन Q2 लिखोगे तो Q1 अपॉन Q2 या यही सब Q1 अपॉन Q2 करे, डेल्टा S कट गया, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया तो कितना निकल कर आएगा? Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, दोनों तो बात एक ही है। ठीक है, अब कितना दिया गया है? यहां से वैल्यू दिया गया है R1 इक्वल टू 1/4 R2 1/1.5 R2। तो R1 इक्वल टू 15 बटे में 10 R2 5 दूना 10 5 दूना 10 5 तिहाई 15 R1 इक्वल टू 3/2 R2। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको लेकर नीचे आओगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना? 3/2। R1 अपॉन R2 के वैल्यू रख दो डायरेक्ट यहां से। Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू कितना? 3/2 का क्यूब, तो 3 3 का 9 3 27 और 2 दूना 4 दूना 8 27/8। कोई डाटा है? मिल गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, बस सिंपल तरीका है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कर रहे हैं, कैन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ये फ्रॉम है, फ्रॉम रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। ठीक है, इफ द
इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना, तो यहां से बताना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। जब हम यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के हम लोग सीखना शुरू करते हैं, V इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में कितना 2m। P क्या होता है, P इक्वल टू क्या h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा या पी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब यहां से आप निकालना फॉर्मूला रखोगे तो कितना होगा पी स्क्वायर 2m। ठीक है, और m जो हमारे पास दिया गया है वो देखो मास कुछ दिया गया है क्या इसमें। अब इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अब डाटा आप रखोगे तो 2 इक्वल टू क्या 2m इंटू ई। अब देखो रख दो वैल्यू उठाकर, तो चूंकि p इक्वल टू हम लोग सीखे हैं कि एच स्क्वायर अपॉन क्या होता है लैम्डा होता है, तो इसको लिख सकते हैं तो p इक्वल टू सॉरी यहां से p है ना, p इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन कितना लैम्डा, तो यहां से रखोगे एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा और इंटू क्या 2 इंटू एम ई। क्लियर यहां तक। अब इसको क्या करना है कि सारे वैल्यू को रखना। ठीक है, अब इसमें जब आप वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो करीब करीब आती है 10 टू द पावर 5 वोल्ट। एच के बाद प्लैंक कांस्टेंट के मान रखो, लैम्डा यहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहते हैं वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी हमको क्या करना है, इधर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहां रखो, एच की वैल्यू रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना 1.610 जो क्या कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, एच की वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू रखोगे, जब सारा वैल्यू रखोगे तो डाटा कितना आएगा 10 टू द पावर 4। अब हम डाटा रख नहीं रहे, आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल डाटा है ये। ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 176, 177 और 178। Correct, taking account of the significant figure, what will the value of the 9.99 to 0. अब देखो भैया ये क्वेश्चन है 9.99 टू 0.0099, ऊपर घटाओ कितना आएगा 10 में से 9 जाएगा 1, यहां आ गया 9, 9 में से 9 गया 0, 8, 9, 9.980। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा जो होता है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक पढ़ते हैं, ये नहीं कि 9.980 कर दिया फट से आंसर आ दिया, बिल्कुल नहीं। हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट तक जाते हैं, तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट लेके जाओगे तो कितना होगा 9.98। ठीक है, इसलिए इसको ना लगाकर आप इसको लगाएंगे, अधिकतर लोग ये आंसर लगा दिए होंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट हमेशा जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के 2 डिजिट तक ही आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कह रहा है कि बॉल इज थ्रो वर्टिकल डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द टॉप ऑफ द टावर, इट हिट्स थ्रू द ग्राउंड आफ्टर द सम टाइम विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं विद द वेलोसिटी फ्रॉम द छत पे से खड़े होकर टावर पे से खड़े होकर एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं। फेंकने के दौरान हमारी वेलोसिटी कितना है v जो हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर कह रहा है हिट द ग्राउंड ऑफ द सम टाइम ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि v मिल गया 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द हाइट ऑफ द टावर h निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है ना कि v स्क्वायर इक्वल टू eu स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि 1 बाय आप यहां पर जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे s के जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग h लिखते हैं, तो यहां से हमको हाइट मिल गया। ठीक है, a की वैल्यू हम अब जब यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब बताओ a कितना लेके चलोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 10 लेके चलते हैं। आप जब a जगह पढ़ते हो इसी को होता है ना v स्क्वायर us इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब अब हमको निकालना क्या है h की वैल्यू निकालना है। v दिया है फाइनल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 10 इंटू h। नहीं सॉल्व कर लोगे यहां से तो h इक्वल टू कितना जाएगा 80 का स्क्वायर आ गया 6400, अब अपॉन में कितना 6400। अब एक काम करो एक स्टेप और ले लो तो कितना जाएगा
6400 इजकल टू 20 है 4, 20 2 दूना 4, 400 और प्लस कितना 20h, इसको लेकर इधर आओगे तो कितना हो जाएगा 6200 इजकल टू 20h। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा h इजकल टू 6200 बट्टे में 20, एक जीरो से गया 32 दूना 64, कितना हो गया 320 मीटर। कोई आंसर है 320 मीटर। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कैपिलरी है जिसका रेडियस r दिया गया है और इन्वर्स करके उसको वाटर में हम लोग डिप करते हैं और वो डिप करने के बाद वो क्या करता है h हाइट तक ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद वाटर की कैपिलरी, जब हम लोग मास जब वाटर की कैपिलरी की कैलकुलेट करते हो तो कितना ग्राम है 5 ग्राम है। Another capillary tube of the radius 2r is the emerge of the water, then amount of the water reached। वाह, इतनी सिंपल क्वेश्चन। हमेशा याद रखिएगा मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। इमर्ज कैपिलरी का मास जो होता है वो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर सी बात है ना कि अगर मान लो एक दो ट्यूब लोगे, एक पतला ट्यूब एक मोटा ट्यूब, तो जितना उसका रेडियस बढ़ेगा उतना ही अधिक मास बढ़ेगा। भाई एक पतली सी ट्यूब ले लो, एक मोटा सा ट्यूब ले लो और फिर कहा जाए कि बताओ कि सबसे अधिक किस में मास होगा, तो जाहिर सी बात है ना कि जिसकी कैपिलरी जितना पतला होगा उसमें पानी उतना अंदर जाएगा तो उसका मास उतना ही क्या होगा कम होगा। तो कैपिलरी की रेडियस जितना बढ़ाओगे, यानी कि डायमीटर जितना, रेडियस कहो या उसको डायमीटर कहो, पूरे एरिया को डायमीटर कहो या रेडियस कहो, तो कहा कि जितना रेडियस बढ़ाओगे उतना वाटर के पार्टिकल्स का मास क्या करेगा बढ़ेगा। तो मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है रेडियस का। अब जरा एक बात बताओ, इसमें रेडियस r है तो वाटर कितना राइज किया है h, उसका वेट कितना है 5 ग्राम। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मास जो है वो कितना है m है, तो मास उसका क्या कहते हैं, मास जो है हमारे पास, सॉरी रेडियस r है तो मास कितना है 5 ग्राम। तो ये बताओ अगर मास जो है कितना, अगर रेडियस जो है r है तो मास जो है 5 ग्राम है, और जब रेडियस जो होगा 2r होगा तो मास कितना होगा 10 ग्राम। कोई क्वेश्चन है क्या? ये फालतू क्वेश्चन है भाई। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, जैसे जैसे मास बढ़ा होगा तो रेडियस बढ़ेगा। मास जब 5 ग्राम था तो रेडियस r था, जब रेडियस 2r हो गया तो मास कितना हो गया 2 गुना हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं होता है ना बकलोल वाला क्वेश्चन। चलो बना दो। चलिए देखिए आखिरी 2 क्वेश्चन बच गए हैं। कह रहा है कि रेसिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप एंड मीटर ब्रिज बी बैलेंस 10 ओमेगा। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो अगर हमारे पास 2 रेसिस्टेंस है, ठीक है, और इसे क्या किया गया कि जोड़ा गया और साथ में एक मीटर ब्रिज लगाया गया। ठीक है, तो क्या कहा है कि कनेक्टेड विद द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज बैलेंस टू द 10 ओम। ठीक है, और दूसरा क्या दिया, रेसिस्टेंस राइट गैप ऑफ द पॉइंट विच आर द डिवाइडेड ब्रिज इनटू रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो कहा गया कि जो भी हमारे पास दिया गया उसको 3:2 में क्या कर दिया गया डिवाइड। मान लीजिए कि हमारे पास एक R है तो दूसरा कितना है 10 ओम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा गया कि इसके बीच में हम लगा दिए एक एमीटर और उसको हम कितना रेशियो में डिवाइड किए हैं, ब्रिज को 3:2 रेशियो में डिवाइड किए। द लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 m, तो द लेंथ ऑफ द 1 ओमेगा ऑफ द रेसिस्टिविटी वायर। अब देखो क्या होगा, मान लो कि यहां से यहां तक की अगर हम 2 भाग में अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस जो है 1.5 है। अगर इसे हम x मानेंगे तो कितना होगा 1.5 माइनस x निकलेगा। ठीक है, अब जरा गौर से समझो, कहा कि अगर करंट निकालोगे तो 3:2 है तो ये कितना होगा 3x। अगर इसको मानेंगे तो ये कितना लिखेंगे 2x नॉट माने। मान लो कि अगर हम उसको x नॉट मान लें तो 3x नॉट 3:2 में डिवाइड हुआ। अब वैल्यू रखो, R रेसिस्टेंस है, कितना हमारे पास है यहां पर, जो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू देता है वो क्रॉस वैल्यू निकलता है। तो यहां से 3:1 जो हमारे पास R और इंटू कितना, दोनों जब ब्रिज वैल्यू निकालोगे तो ब्रिज वैल्यू निकालने में कितना होगा R इंटू 2x नॉट इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 3x नॉट। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा मिला, अब जरा सोचो कि कितना डाटा हमारे पास निकल गया।
तो उसमें क्या है कि लेफ्ट गैप मीटर ब्रिज बिकम, अरे सॉरी, लेफ्ट जो है हमारे पास है, ये जो है वह 10 ओम का है और ये कितना है, आर का है। तो कितना हो जाएगा, डाटा रखोगे तो कितना मिलेगा, 10 इंटू 3x नॉट इक्वल टू आर इंटू 2x नॉट। यहां से पहले आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू निकालोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 ओमेगा, 10 से 30, 15 ओमेगा, ठीक है। यानी कि R इक्वल टू कितना आ जाएगा, और जैसे 15 ओमेगा हमारे पास निकलेगा, लेंथ कितना दिया गया, 1.5 मीटर दिया गया है। अब बताओ जरा, लेंथ दिया गया 1.5 मीटर, ठीक है, और रेसिस्टेंस दिया गया R, तो हमको रेसिस्टिविटी निकालना होगा। तो क्या रेसिस्टिविटी नहीं निकाल पाओगे, रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 1.5 यानी कि कितना हो गया, 0.1। कोई डाटा है, 0.1 यानी कि 1 × 10 टू द पावर, इसको कह सकते हो क्या, 1 × 10 टू द पावर -1। कितना आसान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, लॉजिक गेटेड क्वेश्चन तो चूंकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जब आप इसको आप जीरो क्या करोगे, 0 0 जब जाएगा तो यहां से क्या होगा, 1 1 से यहां से जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 0, फिर यहां से 0 0 जब बाहर निकलेगा तो 1 1 से यहां जाएगा तो कितना होगा, 0, फिर उसके बाद से क्या होगा, तो यहां से दोनों अगर जब 0 0 लेके चलते हैं तो यहां से 1 1 से बाहर निकलेगा तो कितना, 0, फिर दोनों के अगर एक को 0 और एक को कितना ले ले, अगर हम एक को 0 एक को ले ले 1, ठीक है, तो 0 से यहां से निकलेगा तो हुआ वो 1, यहां से 1 निकला तो होगा 0, जब यहां से निकलेगा यहां पर कितना आ गया आपका 0, और गौर समझो यहां पे फिर से, यहां से 0 और 0 लेके चलोगे, 0 0 लेके चलोगे तो कितना होगा, 0, दोनों में 0 0 से निकलेगा बाहर तो कितना होगा 1, ठीक है, सॉरी 0 0 0 0 बाहर निकलेगा 1 1 से बाहर निकलेगा कितना 0, तो हमारे पास इसमें तो बस पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, 0 0 0 से बाहर निकला 1 1 से बाहर निकला 0, तो पहले ऑप्शन मैच कर गया, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको करना भी हो तो पूरा कर सकते हो, फिर उसके बाद दोनों में क्या करो कि अब इसको लो 0, इसको लो 1, तो 0 से यहां से बाहर निकलेगा तो 1 1 से बाहर निकलेगा 0, यहां से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या, बहुत ज्यादा आपको पहले फर्स्ट स्टेप में आपको आंसर मिल गया, तो फिर आपको पूरा खेलने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक लौता, हाँ एक और भी है यहाँ पे, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ो। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहां पर अगर हम ए को ले 0 और बी को ले 1, तो यहां से निकलेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा, 0, यहां से गेट में पास करेंगे तो यहां 1 1 से निकलेंगे तो कितना होगा 0, यहां से मिलेगा 0 1 1 फिर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 1 0। कोई डाटा दिख रहा है, 0 1 0 0, सेकंड स्टेप में 0 1 0, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान गेम है इसमें, ठीक है। आप इसका ट्रूथ टेबल आप हमेशा इसको याद रखिए, कई बार ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं। तो ये है आपके फिजिक्स के पूरे 45 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का पेपर हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, ये आपका फिजिक्स का पूरा कहानी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है डाउट वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ही बायो का भी पेपर आपको अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। और जितने भी आपके अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, तो इस चैनल पर आपको पूरे ग्रेजुएशन के पूरे वीडियो डाले गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि पेपर कैसा है, आप उसको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ताकि आपके दोस्तों को अधिक से अधिक तक इससे बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच।